फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के भाग नंबर 2 को देखेंगे। भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि फसल क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। फसल यानी कि एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। भारत में फसल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में बोई जाती है। ये दोनों के अलावे एक अन्य फसल को भी हम लोग देखे थे जिसे हम लोग जायद फसल कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के समय में उगाया जाता है। तो आज हम लोग इस भाग में देखेंगे कि आधारिक फसल पत्तियां क्या होती है, यानी कि वह कौन सा मेथड होता है, वह कौन सा प्रक्रिया है जिससे फसल को सही से उत्पादित किया जा सके। तो हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर में है वह है मिट्टी तैयार करना, यानी प्रिपरेशन ऑफ सोइल। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी तैयार करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाना मिट्टी तैयार करना कहलाता है। मिट्टी तैयार जो है वो जुताई के द्वारा होता है, यानी कि प्लॉगिंग इसको हम लोग कहते हैं। ये हल के द्वारा, कुदाली के द्वारा और कल्टीवेटर के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाना जुताई कहलाता है। अब कुछ ऐसे भी प्राकृतिक जीव होते हैं जो मिट्टी को पोला बना देते हैं, जैसे कि केचुए और कुछ सूक्ष्मजीव जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं। वे अपने भोजन की तलाश में मिट्टी को भेद कर गहराई तक पहुंचते हैं। तो जहां से वो अंदर की ओर जाते हैं उसके पीछे पीछे एक रास्ता बन जाता है, जिस रास्ते से वातावरण में मौजूद हवा, कार्बन, नाइट्रोजन तथा जल आसानी से मिट्टी के गहराई तक पहुंच जाता है और बाद में वही पोषक तत्व जो है वो पौधों को वृद्धि करने में सहायक होता है। तो जुताई हम लोग देखते हैं कि मिट्टी को उलटना पलटना तथा पोला बनाना जुताई कहलाता है। और केचुए जो है वो पोला बनाने में जो है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए हम लोग केचुए को किसान का मित्र भी कहते हैं। हल हम लोग देखते हैं, जुताई का पहला भाग जो होता है वो क्या है? हल से किया जाता है। हल को हम लोग प्लॉग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ भी हल देख सकते हैं कि ये जो है एक लकड़ी का लंबा भाग है जिसे हम लोग हल शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर एक लकड़ी का भाग होता है, यहाँ पर 2 बैलों को बांध करके और बैलों के माध्यम से आगे खींचा जाता है। यहाँ पर एक लोहा की पत्ती लगी होती है जिसे हम लोग फाल कहते हैं। यहाँ पर भी लकड़ी का भाग होता है जो हैंडल कहलाता है। ये किसान अपने हाथों से पकड़ के और संचालित करता है ना कि कौन सा डायरेक्शन में लेके जाना है, ये किसान अपने माध्यम से वो संचालित कर लेता है। तो हल के द्वारा जो है वो जुताई की जाती है। इससे समय बहुत अधिक लगता है, श्रम भी बहुत अधिक लगता है और काम भी बहुत कम होता है। अब जैसे कि 1 से 2 कट्ठे में अगर हल चला करके और खेत की जुताई की जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये जो हल है वो पहले समय में ये इसका उपयोग किया जाता था बहुत अधिक, अब बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होने लगा है क्योंकि अब आ गया है कौन? कल्टीवेटर। कुदाली क्या है? कुदाली जिसको हम लोग कौड़ी भी बोलते हैं, एक लकड़ी का भाग होता है, इसमें लोहे की पत्ती इसमें भी लगी होती है। वे छोटे से खेतों में या फिर कहीं ऐसे खेत में जहां पर मिट्टी का साइज बड़ा हो चुका है तो उसे फोड़ करके छोटे छोटे भुरभुरी बनाने में या फिर पोला बनाने में कुदाली का सहायता से किया जाता है। आजकल के समय जो है वो कल्टीवेटर यानी कि ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक मशीन है जो कुछ इस तरह का आकृति में पाया जाता है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर में जुड़ा हुआ होता है, इसमें 6, 7, 8 फाल लगे होते हैं और जो ट्रैक्टर से संचालित किया जाता है। अब इससे जो है वो समय और श्रम दोनों की बचत हो जाती है, यानी कि मेहनत भी कम लगता है, समय भी कम लगता है और काम भी ज्यादा हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिट्टी तैयार करने के बाद, जुताई करने के बाद यह भी हम लोग को देखना है कि मिट्टी को समतल करना, यानी कि एक जैसा मिट्टी का लेयर कर देना। जैसे किसी भी खेत में मिट्टी का जो लेयर होता है वो कहीं गाढ़ा है या कहीं ऊंचा है, तो बाद में जब हम लोग इरिगेशन यानी कि सिंचाई करेंगे तो जहाँ गाढ़ा रहेगा वहां पानी भर जाएगा और जहाँ ऊंचा रहेगा वहां पर पानी पहुंचेगा नहीं। तो यहाँ का पौधा जो है वो पानी के बिना मर जाएगा और जहाँ पर गाढ़ा बनेगा वहां पर ज्यादा पानी की उपस्थिति से मर जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि मिट्टी को समतल करना बहुत जरूरी है। तो एक यहाँ पर औजार होता है जिसको हम लोग पाटल कहते हैं, यानी इसको हम लोग पाटल कहेंगे। यह एक लकड़ी का बड़ा सा भाग बना होता है जिसको हम लोग पाटल कहते हैं और इस पाटल के द्वारा जो है वो मिट्टी को समतल किया जाता है। हम लोग तो पहले बचपन में इस पर बैठने का बहुत शौक होता था, है ना। इस पर हम लोग बैठ करके और खेत में कहीं जैसे आलू लगाने वाला खेत है
तो जब खेत की जुताई हो जाती थी तो इस पर हम लोग बैठ करके, जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा रहता था तो वहाँ पर दबाव बनाने के लिए हम लोग उस पर बैठ जाते थे, और बैठ जाते थे तो वहाँ का मिट्टी जो है वो तीर करके, और जहाँ पर गड्ढा रहता था खेत में वहाँ पर मिट्टी को छोड़ दिया जाता था। इस तरह से मिट्टी जो है वो पूरे खेत में क्या होता था, एक जैसा समान हो जाता था, यानी कि समतल होता था, तो बाद में सिंचाई करने में आसान होती थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर में कि मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई कैसे होती है। बुआई क्या कहलाता है? बुआई को हम लोग सोविंग कहते हैं। बुआई में यही करना है कि अच्छे और स्वस्थ बीजों को मिट्टी में हम लोग स्थानांतरित करेंगे, यानी कि खेतों में लगा देंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बुआई कहेंगे। बुआई करने से पहले ये जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हम लोग को ये जानना है कि जो स्वस्थ बीज होंगे, यानी अच्छे और स्वस्थ बीज, उसे हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो जो भी बीज होगा, यानी कि जो भी सीड हम लोग लेंगे, दाना लेंगे, उसको क्या करेंगे कि पानी के बर्तन में डाल देंगे। अब पानी के बर्तन में डालने के बाद जो स्वस्थ बीज होंगे वो पानी के सतह के नीचे, यानी कि बर्तन के सतह पर वो बैठ जाएंगे, जबकि खराब जो बीज हैं वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगे। अब उसे हम लोग आसानी से छान करके अलग कर देंगे और अच्छे एवं स्वस्थ बीजों को खेतों में स्थानांतरित कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि बुआई करने का जो पारंपरिक तरीका जो है वो है एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि ये हल में लगा होता है, यह एक ऊपर में कीप का आकार का होता है, जिसमें हम लोग बीज जो है वो एक बाय एक करके हम लोग डालते जाएंगे। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल में जो है वो हल के पास ही लगा होता है, और ये जहाँ पर हैंडल हम लोग पकड़ते हैं हल वाला, उसी के ऊपर में एक पतली पाइप के द्वारा और ऊपर में एक कीप का आकार का ढांचा बना होता है, जिसमें हम लोग दाने को एक एक करके डालते जाएंगे, और वहाँ पर पाइप के माध्यम से वो जमीन के अंदर में, जैसे हल है तो मिट्टी को जैसे वहाँ से अलग करेगा और हम लोग बीज को डालेंगे तो वहाँ पर मिट्टी के अंदर में ही वो बीज जो है वो गिर जाएगा, और जब इससे हल आगे गया तो दोनों तरफ का मिट्टी जो है वहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर से उसको ढक देगा। तो इससे जो है वो फायदे भी होते हैं कि बीज नुकसान नहीं होते हैं, कोई पक्षी या कोई दूसरे जंतु उसे खा नहीं सकते हैं चुन करके, तो वो मिट्टी के सही फिक्स मतलब कि गहराई तक पहुंच जाता है। तो सीड ड्रिल से लगाने के कई फायदे होते हैं। हम लोग तो मक्का लगाते हैं या फिर कुछ ऐसे भी अनाज होते हैं जिसको हम लोग हाथ से ही छीट देते हैं खेतों में, और उसके ऊपर से फिर हम लोग हल चला करके और पाटल के माध्यम से मिट्टी को समतल कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पक्षियां हैं जो अपने भोजन की तलाश में आती हैं और कीड़े मकोड़ों के साथ साथ बीजों को भी चुन करके खा लेती है, इससे हम लोग को नुकसान हो जाता है। तो ये था बुआई करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि खाद एवं उर्वरक देना। खाद क्या है, उर्वरक क्या है, दोनों को हम लोग मिट्टी में डालने से ये क्या फायदा होता है। तो हम लोग देखते हैं, खाद एवं उर्वरक को मैन्यूर और फर्टिलाइजर कहते हैं। मैन्यूर मतलब होता है खाद, और फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों क्या है और इसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। तो वैसे पदार्थ जो मिट्टी में उर्वरक स्तर को बनाए रखता है, यानी कि पोषक स्तर को बनाए रखता है, यानी कि मिट्टी में उर्वरक क्षमता को घटने नहीं देता है, तो उस पदार्थ को हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं, उसे हम लोग खाद एवं उर्वरक देना कहते हैं। खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद क्या है, उर्वरक क्या है? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब जैविक, जैविक मतलब जीव और जंतु से या फिर पौधों से के अवशेषों से बने होते हैं, जिसे हम लोग खाद कहते हैं। अब जैसे किसी के घर में अधिक से अधिक क्या है, जानवर है, तो जानवर का जो गोबर होगा, यानी कि डंग होगा, वे हम लोग क्या करते हैं कि घर का सारा कचरा वगैरह, फूल फल पत्तियों का छिलका, साग सब्जी का छिलका, पुआल का जो कुछ बचा हुआ अवशेष होता है वो, या फिर कोई पौधा का पत्ती उत्ती जो सड़ गया है, उस सारे चीजों को हम लोग कहीं जा करके एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल देते हैं। अब उसे 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, और उसमें पानी का ऐसे हम लोग को पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, उसे उलट पलट करते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें सूक्ष्म जीव अधिक से अधिक उत्पन्न हो सके। और जैसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होगा, यानी कि केचुए उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि केचुए तो है जो है वो किसान का मित्र कहलाता है, ये हम लोग को मदद कर देता है उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब उस खाद को, यानी जो पत्तियों का, गोबर वाला, साग सब्जी का छिलका वाला जो अवशेष था जो हम लोग गड्ढे में डाले थे, अब उसे 3 से 4 महीना के बाद हम लोग उठा करके वहां से, और जो खेत में हम लोग फसल लगाएंगे उस खेतों में उसे छीट देना है। उसके साथ साथ क्या होगा कि जो कुछ पोषक तत्व हैं वो भी खेत में चले जाएंगे,
और साथ ही साथ जो सूक्ष्मजीव जो थे, केचुए थे, वो भी खेत में चले जाएंगे और वहां पर भी अपना भोजन की तलाश में मिट्टी को खोद करके अंदर जाएंगे, तो वहां पर भी गैसों का यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तथा जल का आदान प्रदान होते रहेगा, जिससे कि पौधा को पोषक तत्व मिलते रहता है। तो ये था खाद, ये कार्बनिक पदार्थ है, ये पौधे और जंतुओं के अवशेष से बने होते हैं। अब देखते हैं हम लोग उर्वरक क्या है। यह एक रासायनिक पदार्थ है, यह एक केमिकल है, इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। ये विशेष पोषक तत्व के बने होते हैं, यानी जो भी उर्वरक का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किसी विशेष तत्व का उपयोग होता है इसमें। जबकि खाद में जो है वो क्या है, कॉमन है, वो सब चीज का थोड़ा मात्रा में हर एक चीज का पोषक तत्व उसमें मौजूद होता है। जबकि उर्वरक जो है वो किसी एक विशेष पोषक तत्व का इसमें उपस्थित होता है। जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, एनपीके, ईटीसी। यूरिया आप लोग सुने होंगे कि हम लोग खेतों में जो है वो यूरिया जो आप यहाँ देख सकते हैं, यूरिया जो है वो हम लोग खेतों में अधिक से अधिक छिड़काव करते हैं, जिससे कि पौधों को पोषक तत्व अधिक मिलता है और वे कुछ ही समय में हरे भरे हो जाते हैं और उपजाऊ अधिक देते हैं। ऐसे इसका ज़्यादा उपयोग करने से नुकसान होता है, बहुत सारे तरह के जो पोल्यूशन हो जाता है, जैसे मिट्टी में पोल्यूशन हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाता है और जल प्रदूषण भी हो जाता है। अब ये जो है वो खेत में हम लोग डालेंगे, अधिक से अधिक ज़्यादा डालेंगे तो ये खेतों में बह करके नदी या तालाब में चला जाएगा और वहाँ पर मौजूद जो भी जलीय जीव होते हैं, मछली, सांप, मेढक, ये क्या करेंगे कि इस प्रदूषित पानी के में रहेंगे तो उनको एक जहर का काम करेगा और वे सारे जलीय जीव मर जाएंगे। तो ऐसे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अमोनिया हो गया, सल्फेट, एनपीके। एनपीके का मतलब होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसको डालने से भी खेतों में पोषक तत्व अधिक हो जाती है। खाद एवं उर्वरक में अंतर है। अब हम लोग देखते हैं कि खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद को हम लोग मैन्यूर कहते हैं और उर्वरक को फर्टिलाइजर। तो खाद में और उर्वरक में क्या अंतर है, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग कम करना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, यह गोबर तथा पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि फर्टिलाइजर जो है वो एक मानव निर्मित लवण होता है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है, यानी कि हम लोग बताए थे कि गोबर को या फिर साग सब्जी के छिलके को, पुआल के पत्तियों को, पेड़ पौधे के पत्तियों को, इसे किसी तरह से इकट्ठा करके और हम लोग किसी गड्ढे में एकत्रित कर देंगे और 4-5 महीना के बाद इसे हम लोग खाद के रूप में खेतों में उपयोग करेंगे। तो यह खेतों में बनाई जाती है। जबकि उर्वरक जो है वो उत्पादन, इसका उर्वरक का उत्पादन कारखाना में होता है, फैक्ट्री में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है नमी, यानी कि मिट्टी में पानी की मात्रा जो पाई जाती है उसे हम लोग नमी कहते हैं। तो खाद से मिट्टी को क्या मिलता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि नमी बहुत अधिक समय तक। और पेड़ पौधों को हमेशा पानी की आवश्यकता होती रहती है, तो नमी रहेगा तो पेड़ पौधा अच्छी तरह से वृद्धि करता है, तो नमी बनाए रखती है। जबकि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यानी कि नमी प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर हम लोग सूखे मिट्टी में खाद का उपयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हम लोग उर्वरक का उपयोग करने से पहले खेतों में पहले से नमी होना आवश्यक है, तभी हम लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं। जबकि खाद का उपयोग हम लोग सूखे मिट्टी में भी उपयोग कर सकते हैं। खाद में पोषक तत्व जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी कि खाद का उपयोग करने से पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी जो है वो तुलनात्मक रूप से, यानी कि उर्वरक के तुलना के रूप में ये इसमें कम पाया जाता है। जबकि जो उर्वरक है ये तो एक किसी निश्चित पोषक तत्व के बने होते हैं, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब खाद के लाभ क्या हैं, हम लोग देखते हैं कि खाद से क्या लाभ होता है। तो पहला नंबर में है कि जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि अगर हम लोग खाद का उपयोग करते हैं तो इसमें मिट्टी में जल धारण क्षमता वृद्धि होती है, यानी कि मिट्टी में जल की मात्रा का उपस्थिति अधिक होता है। जबकि खाद का उर्वरक का उपयोग करने से जल धारण क्षमता घट जाती है। दूसरा में है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और सड़न हो जाती है, जिससे कि गैसों का विनिमय सरलता पूर्वक हो सके। गैस मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये पेड़ पौधों को बहुत ही आवश्यक होती है। ये एक पोषक तत्व का काम करता है, इसलिए मिट्टी खाद का उपयोग करने से मिट्टी में भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिससे कि गैसों का विनिमय सरलता पूर्वक हो सके। थर्ड में है कि मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगर हम लोग खाद का उपयोग करते हैं तो इससे मित्र जीवाणु यानी कि केंचुए की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी को पोला तथा उलट पलट करने में मदद भी कर देता है। इसलिए इसको हम लोग तो बताए थे कि किसानों का मित्र केंचुए को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का गठन में सुधार लाना। मिट्टी का जो गठन होता है उसमें भी सुधार होता है। मिट्टी का गठन का कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मिट्टी को जुताई करेंगे यानी कि मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी तैयार करने समय जो है वो मिट्टी आसानी से भुरभुरा हो जाएगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। जबकि अगर हम लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं तो मिट्टी का गठन जो है वो और बिगड़ जाता है, ये एक बड़े बड़े ढेले के आकार में उपस्थित हो जाता है और जिससे कि फसल जो है वो आसानी से वृद्धि नहीं कर पाता है। ये हम लोग देखे खाद के लाभ। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं कि सिंचाई। अब हम लोग सिंचाई देखते हैं। सिंचाई को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। सिंचाई किसे कहते हैं? तो फसल में किसी निश्चित समय अंतराल में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जिस तरह से हम लोग का शरीर में समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है तो हम लोग पानी पी लेते हैं, उसी तरह से फसल को भी जीवित रहने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी पानी के देने के प्रक्रम को हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं जिसे हम लोग देखते हैं कि सिंचाई के स्रोत क्या हैं। तो सिंचाई के स्रोत जो होते हैं ये होते हैं कुएं। सिंचाई के स्रोत हैं कुएं हैं, तालाब, नदी, नहर, बांध इत्यादि। ये सभी जो है वो क्या है, सिंचाई के स्रोत है। जैसे अगर सिंचाई करना है तो हम लोग को कुआं से पानी निकालना पड़ेगा, तालाब से निकालना पड़ेगा, नहर के द्वारा हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, डैम यानी कि बांध के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग को नदी का स्रोत भी। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं? सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं मोटर, जिसको हम लोग घिरनी कहते हैं। मोटर के माध्यम से फसल में सिंचाई का पारंपरिक तरीका हम लोग उसे कहते हैं जो परंपरा से चलते आ रहा है, यानी कि कई पीढ़ी के द्वारा उसी उपयोग को यानी कि सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है बार बार, तो उसे हम लोग पारंपरिक तरीका कहते हैं। तो मोटर के द्वारा चेन पंप, ढेकली, रहत, ये सभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसे हम लोग घिरनी कहते हैं यानी कि मोटर। ये है आपका चेन पंप और ये है ढेकली और ये है रहत। तो पहले इसी के माध्यम से जो है वो सिंचाई किया जाता था, अभी भी यह विधि कहीं कहीं अपनाया जाता है। अब आ गया है आधुनिक तरीका। तो आधुनिक तरीका क्या होता है? आधुनिक तरीके का उपयोग करने से पानी की भी तथा समय की भी बचत हो जाती है। तो पहला नंबर में है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र का उस जगह पर उपयोग जाता है जहां पर भूमि यानी कि जमीन जो है वो असमतल है, कहीं ज्यादा गड्ढा हो तो कहीं ज्यादा ऊंचा हो, तो उस जगह पर जो है वो छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। छिड़काव तंत्र से ये होता है कि पाइप के माध्यम से फसल के पास तक पहुंचाया जाता है और वहां से ऊपर फुहारा की तरह, ठीक है, जिस तरह से ऊपर फुहारा आता है पानी का, उस तरह से फुहारा की तरह पौधों के ऊपर बरसात की तरह पानी को छिड़काव किया जाता है। तो उसका उपयोग वहां पर होगा जहां पानी की अधिक मात्रा में होगी और भूमि जो है वो असमतल हो। अब चूंकि समतल रहेगा तो पानी डायरेक्ट हम लोग उसको खेत में पानी को डाल देंगे, वो धीरे धीरे अपना लेयर पकड़ते चला जाएगा और पूरी फसल को सिंचाई कर देगा। लेकिन जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा ऊंचा या फिर कहीं ज्यादा बहुत गड्ढा हो तो उस जगह पर ये छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र मतलब ड्रिप मतलब क्या है? ड्रॉप, और तंत्र मतलब सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम हम लोग देखते हैं कि ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इसका उपयोग उस जगह पर किया जाता है जहां पर पानी बहुत ही कम हो, यानी जल की कमी हो, पानी का अभाव हो। तो इस विधि के द्वारा जो है वो पानी जो है वो पौधों के जड़ों के पास बूंद बूंद करके पहुंच जाता है, यानी कि जड़ के अलावे इधर उधर पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा, जबकि जड़ के पास ही जितना आवश्यकता है उतना ही पानी का उपयोग किया जाएगा। तो ड्रिप तंत्र में है वो पानी की अभाव के स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट पौधों की
जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये था सिंचाई के कुछ तरीके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। खरपतवार को हम लोग इंग्लिश में वीड कहते हैं। ये खरपतवार क्या होता है? जब भी कोई फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं तो उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, चना, कपास इत्यादि कई तरह के फसल हम लोग उगाते हैं, तो उस फसल के साथ में कुछ अनचाहे पौधे जिसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वे भी पौधे जो है वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, तो उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं। अब उस अवांछित पौधे को फसल से निकालना जरूरी है, यानी उसे वहां से हम लोग हटा देते हैं। तो जब भी किसी खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया होती है तो उसे हम लोग निराई कहते हैं, यानी उसे हम लोग निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। तो निराई जो है हम लोग जो खरपतवार होता है उसके जड़ को सहित हम लोग कबाड़ करके और उसे हम लोग अलग कर सकते हैं फसल से, या फिर खुरपी एक टूल्स होता है जो कि खुरपी के द्वारा हम लोग उसे जड़ सहित उससे भी हम लोग कबाड़ के फेंक सकते हैं, या फिर जो द्रांति यानी कि हसुआ होता है तो हसुए की मदद से भी हम लोग उसे काट करके और हटा सकते हैं, जिससे कि जो मुख्य फसल होता है उसे पूरी तरह से पोषक तत्व मिल सके और वो अच्छी से वृद्धि कर सके। हम लोग देखते हैं कि खरपतवार नाशी क्या होता है, यानी खरपतवार को विनाश करने वालों को हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। इंग्लिश में इसे वीडीसाइड कहा जाता है। वीड का मतलब होता है खरपतवार और साइड का मतलब होता है जहर, यानी कि खरपतवार को विनाश करने वाला जहर। जैसे 2,4-D ये एक एग्जाम्पल है जिसका खरपतवार नाशी का, जो खरपतवार को विनाश कर देता है। यह केमिकल है यानी कि रासायनिक पदार्थ है। फिर है सीमाजीन, एस्ट्राजीन और ब्यूटाक्लोर, ये जो है खरपतवार नाशी का उदाहरण है, जिससे हम लोग फसल में खरपतवार को विनाश कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से फसल को कोई हानि नहीं होती है, सिर्फ अनचाहे पौधे यानी कि खरपतवार का ही विनाश होता है। तो इस तरह से हम लोग खरपतवार नाशी देखते हैं। आगे हम लोग कटाई देखेंगे। खरपतवार से सुरक्षा होने के बाद जब फसल पूरी तरह से पक जाता है तो उसे हम लोग काट देते हैं। तो फसल को पक जाने के बाद काटने की प्रक्रिया को हम लोग कटाई कहते हैं। इसे काटने के लिए कुछ जो औजार हैं, ये है हसुआ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं कि हसुआ जो है ये लोहे की होती है। इसमें कुछ कांटेदार जो है वो दांत के आकार का निकला होता है, जिससे हम लोग फसल को काट सकते हैं। और यहाँ जो है वो लकड़ी का भाग लगा होता है, जिसे हम लोग एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से फसल के तना को पकड़ के और हम लोग उसे काट देते हैं। तो इसे हम लोग जो काटते हैं उसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्ट कर देना, यानी कि हसुआ से हम लोग क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे। अब आजकल जो है ये कुछ मशीन का उपयोग होने लगा है काटने के लिए, तो उसे हम लोग हार्वेस्टर भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हार्वेस्टर मशीन जो है वो कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि काटने के बाद जब उसे हम लोग अपने घर में ले आएंगे पौधा को, तो पौधा से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि जो भी पौधा होगा, ये जो पौधा है, तो इसमें से जो भी अनाज लगा रहेगा, इसमें जो अनाज है इसे हम लोग काट करके अपने घर ले आएंगे। अब इसमें से जो अनाज होगा इसमें कुछ, तो इस अनाज को इस वाले भाग से हमें अलग करना है। तो इस वाले भाग से अलग करने को हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। इसे क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग, इसे हम लोग हिंदी में दौनी भी कहते हैं। दौनी यानी थ्रेसिंग को कहा जाता है दौनी। तो अभी आजकल के जो कुछ मशीन है ये साथ ही साथ हार्वेस्टिंग भी करता है और थ्रेसिंग भी कर देगा, यानी कि आपके खेत में ही वो काट भी देता है और भूसे से अनाज को अलग भी कर देता है। तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं कंबाइन मशीन। कंबाइन मशीन, कंबाइन मशीन, यानी कि हम लोग जो साथ में एक ही साथ में दोनों काम हो जाता है, तो उस मशीन को हम बोलेंगे कंबाइन। कंबाइन का मतलब कि जुड़ा हुआ, यानी कि हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों साथ में होता है, तो उसे हम लोग कंबाइन मशीन कहते हैं। पहले तो लोग जो था वो यानी कि थ्रेसिंग करने के लिए जानवरों का उपयोग करता था, कि कुछ जमीन पर मतलब कि समतल जमीन को बढ़िया से उसे साफ करके और वहां पर नीप देता था लोग, और उसमें धान का जो बोझा होता था उसे छीट करके और उसके ऊपर बैलों से गोल गोल घुमा दिया जाता था, और फिर उसे एक लकड़ी का भाग था रहता था जिससे उसको उलट पलट करके और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला को ऊपर करके और फिर से उसे गोल गोल घुमा दिया जाता था, जिससे कि जो भी पौधा में जो अनाज था वो झड़ करके सतह पर चला जाता था, और बाद में फिर वहां से पुआल को हटा करके
और दाना को अलग कर दिया था। तो अब ये जो था वो पहले का सिस्टम था। अब जो है वो साथ में जो है वो मशीन के द्वारा तो अलग थ्रेसिंग का मशीन भी आता है, तो और हार्वेस्टर का भी अलग मशीन होता है, लेकिन जो मशीन एक ही साथ में दोनों कंबाइन रहता है तो उसे हम लोग कंबाइन मशीन कहते हैं। अब हम लोग भंडारण यानी कि स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज क्या होता है, भंडारण क्या है। जब कोई भी फसल को पक जाने के बाद हम लोग जब काट लेते हैं तो कटाई करने के बाद जब थ्रेसिंग के माध्यम से उसे अनाज को अलग कर दिया जाता है यानी बीजों को, तो बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई बीज को लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके तो हम लोग उसे भंडारण करेंगे। अब भंडारण करेंगे तो उसे हम लोग को नमी से, कीट से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से बचाना होगा। तो उत्पादित अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। और भंडारण करने से पहले हम लोग को ये सभी चीजों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो ये सभी जो है वो अनाज को बर्बाद कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नमी क्या है। नमी जो होता है इसको हम लोग मॉइस्चराइजर कहते हैं, यानी कि अनाज में पानी की मात्रा को, यानी कि मॉइस्चराइजर की मात्रा को हम लोग नमी कहते हैं। तो जब भी कोई ताजा फसल हम लोग काटते हैं तो उस फसल में लगभग 16 से 18% तक नमी होता है, 16 से 18% तक। तो इस 16 से 18% की नमी को कम करके हमको 14% तक लाना होगा, 14% तक, यानी कि 14% या फिर उससे कम। तो ये याद रखना है कि नमी में कितनी कमी होनी चाहिए, तो 14% से कम। तो इससे हम लोग को अनाज में नमी से नुकसान नहीं होता है। फिर देखेंगे कीट और चूहा और सूक्ष्मजीव। अब कीट क्या होता है कि पेस्ट, यानी कि अगर अनाज में नमी की मात्रा ज्यादा है तो उसमें ये ज्यादा संभावना होता है कि सूक्ष्मजीव और कीट ये दोनों जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और अनाज को समय से पहले ही उसमें खराब कर देते हैं। अगला है कि चूहा। चूहा जो है वो आप लोग जानते हैं कि चूहा जो है वो कोई भी, अगर हम लोग बोरा में अनाज को रखते हैं तो चूहा है उस बोरा को काट करके अनाज को खाना चालू कर देता है और वो बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से हम लोग को ये सभी से बचा करके हम लोग को सुरक्षित रखना है, उसी को हम लोग भंडारण कहते हैं। भंडारण के प्रकार क्या है, तो भंडारण के प्रकार हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है सैलो भंडारण। सैलो भंडारण क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सैलो भंडारण में जो है वो बड़े बड़े स्टील के ड्रम टाइप का बना होता है जिसमें अनाज को रख दिया जाता है और लंबे समय तक उसमें सुरक्षित रखा जाता है। तो ये है आपका सैलो भंडार। सैलो भंडार जो है वो एक संस्था है जिसका नाम है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जिसका उद्घाटन जो है वो 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो ये जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा ही किसी भी अनाज को सरकार के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। अगला है कि भंडार गृह। भंडार गृह यानी कि भंडारण करना है गृह में, अपने घरों में। तो हम लोग कम अगर अनाज उत्पन्न करते हैं तो हम लोग को भी कम से कम 2 साल के लिए अनाज को रखा जाता है कि अगर अगला साल में अगर अनाज नहीं उत्पन्न होता है, खेती नहीं करते हैं, तो हम लोग अगला साल उसी अनाज को खा सके। तो हम लोग अपने घर में जो भंडार करेंगे उसी को हम लोग भंडार गृह कहते हैं। इसमें भी हम लोग को चूहा से, नमी से, कीट से, सूक्ष्मजीवों से बचाना होता है। हम लोग बोरा में या फिर ड्रम में से हम लोग डाल करके रखते हैं और ड्रम के या बोरा के बीच में हम लोग जो कीड़े से को मारने वाला जो दवा होता है, गोलियां, उसे हम लोग उसमें डाल देते हैं जिससे कि अनाज जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर भी सुरक्षित रह सके। ये था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी कि फसल यानी कि पौधों को उत्पादन करना, उसका कौन कौन सा प्रोसेस था हम लोग देखे और उससे अनाज तक हम लोग देख लिए, भंडारण कर लिए। अब जब भी हम लोग को आवश्यकता होगा तो उसे हम लोग निकाल करके और हम लोग उपयोग करेंगे। इसके अलावे कुछ जंतुओं से भी भोजन प्राप्त की जाती है। तो जंतु से भोजन प्राप्त की जाती है तो हम लोग देखते हैं कि जब जंतुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है तो उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं, यानी कि जो भी हम लोग भोजन प्राप्त करने के लिए जो भी पशु को पाला जाएगा उसे हम लोग को पशुपालन कहते हैं। जैसे कि गाय है तो गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, ये सभी जो कई तरह के अन्य जानवर होते हैं, जंतु होते हैं जिसे हम लोग पालते हैं भोजन के उद्देश्य से। तो गाय, भैंस, बकरी, इससे हम लोग को मिल जाता है दूध, यानी कि दूध के उत्पादन के लिए हम लोग गाय, भैंस, बकरी, ऊंट को पाला जाता है। इससे हम लोग को दूध की प्राप्ति होती है। मुर्गी, बकरा और सुअर, मुर्गी, बकरा और सुअर जो है इससे हम लोग को मांस प्राप्त होता है, मांस, इससे हम लोग को मांस प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि मुर्गी का हम लोग, मुर्गी हो या मुर्गा हो,
उसे हम लोग काट करके उससे मांस प्राप्त करते हैं, और मांस जो है भोजन के रूप में। बकरा जो है उसे भी हम लोग भोजन के रूप में। सुअर का भी भोजन का उपयोग किया जाता है, तो सुअर का मांस खाया जाता है। वहाँ का सुअर भी जो होता है वो देखिए कैसा होता है, और भारत का सुअर जो है वो ये देखिए कैसा होता है। जो अमेरिका का सुअर है वो गोर गोर रहता है, जबकि भारत का सुअर जो है वो बड़ी काला होता है। यहाँ का लोग देख करके भाग जाता है कि इसको कैसे खाए से। तो याद रखना है कि सुअर जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। बतख और मुर्गी, इससे हम लोग को अंडा अंडा की प्राप्ति होता है। अंडा यानी कि बतख और मुर्गी को पालन किया जाता है, तो इससे हम लोग को अंडा की प्राप्ति होती है। तो मुर्गी जो है वो मांस में भी आ गया और अंडा में भी, यानी कि दोनों का उत्पादन करने के लिए हम लोग मुर्गी का पालन करेंगे। अगला है कि मछली पालन। मछली पालन जो है इससे हम लोग को मछली की प्राप्ति होती है। इस मछली पालन को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है कि मछली का पालन करना। जैसे हम लोग देखे थे हॉर्टिकल्चर, यानी कि फूलों की बागानी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फूल, सब्जी और फल की जो उत्पादन होता है उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यहाँ पर मछली पालन जो है इसे हम लोग कहेंगे पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन, यानी कि मधुमक्खी जो होता है बी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग को हनी की प्राप्ति होती है, तो इससे हम लोग को शहद प्राप्त होगा। यानी कि मधुमक्खी पालन से हम लोग को शहद की प्राप्ति होती है। और मधुमक्खी के पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर यानी मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कहते हैं। तो ये था हम लोग को कुछ भोजन जो जंतुओं से प्राप्त हो रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी दूध की प्राप्ति के लिए, मुर्गी, बकरा, सुअर जो है वो मांस की प्राप्ति के लिए, बतख, मुर्गी अंडा के लिए, मछली पालन मछली के लिए, जिससे कि हम लोग को पीसी कल्चर कहते हैं उसका उत्पादन को, और मधुमक्खी पालन जो है इसको हम लोग शहद की प्राप्ति के लिए, और ये एपी कल्चर होता है। मछली पालन जो है इससे हम लोग को विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है, तो इसलिए हम लोग मछली जो है वो एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ये बहुत आसानी से पचने वाला भी मांस में, तो इसलिए हम लोग इसको सर्वोत्तम भोजन के आहार में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी, यानी कि पच बहुत जल्दी जाता है। ये था कुछ जंतु से प्राप्त भोजन। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट लेसन था आप लोग का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो ये आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे बढ़िया से एक बार देख लेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे। आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड करके और उससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। आपके लिए